हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, जिसको हम दो हिस्सों में करेंगे। तो ये फर्स्ट हिस्सा है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकारी बजट का मतलब क्या होता है। वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकारी प्राप्तियों, जिसका मतलब होता है कि सरकार कहाँ-कहाँ से सरकार को आय प्राप्त होगी और उसी तरह ही सरकार जो है कहाँ-कहाँ पे खर्च करेगी, तो उसके अनुमानों का विवरण। वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों और सरकार के खर्चे के अनुमानों का विवरण जो होता है, जिसको सरकारी बजट कहा जाता है। बजट से हमें पता चलता है कि पिछले 1 साल के अंदर, जो पिछला साल है, उसके अंदर सरकार का वित्तीय प्रदर्शन क्या रहा। अगले साल के लिए सरकार के वित्तीय कार्यक्रम और नीतियाँ क्या है। तो ये जो अगले साल के लिए सरकार के वित्तीय कार्यक्रम और नीतियाँ हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सरकारी बजट मूल रूप से सरकार की राजस्व, जिसका मतलब है कहाँ-कहाँ से उसको आय प्राप्त होगी और कहाँ-कहाँ पे वो खर्चा करेंगे, राजस्व और व्यय नीति से संबंधित एक वार्षिक अभ्यास है। भारत में 1 फरवरी वो तारीख है जब वित्त मंत्री जो होता है, संसद के अंदर जो है सरकार का वार्षिक बजट पेश करते हैं, ताकि जो पार्लियामेंट है उसको अप्रूव कर सके। और यहाँ पे जो फ़ोकस होता है, क्योंकि पिछले वर्ष के अंदर जो बीत गया वर्ष, उसके अंदर सरकार का वित्तीय प्रदर्शन क्या था, लेकिन इसका जो फ़ोकस होता है अगले वर्ष के लिए सरकार के कार्यक्रम और नीतियों का वर्णन करने वाला बजट। सरकार का जो कार्यक्रम और नीति होती है, जो ए अगले वर्ष के लिए होती है, जिसको हम बजटीय नीति या राजकोषीय नीति भी कहते हैं। राजस्व पहलू जो होता है, सरकार का जो बजट होता है, सरकार की अपेक्षित अनुमानित प्राप्तियाँ क्या है, सरकार को कहाँ-कहाँ से आमदन प्राप्त होगी, और व्यय पहलू जो बताता है कि सरकार का अनुमानित खर्चा कहाँ-कहाँ पे होगा। सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अपेक्षित अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का विवरण है। और यहाँ पे ये दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। स्थिरता के साथ विकास को प्राप्त करना चाहती है कि विकास के अंदर भी वृद्धि होनी चाहिए। तो सरकारी बजट जो है स्थिरता के साथ विकास के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी बजटीय नीति को प्रदर्शित करता है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है। सकल घरेलू उत्पाद की ऊंची दर को प्राप्त करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, साधनों का पुनर्आवंटन, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, रोजगार के अवसर, आर्थिक स्थिरता, जिसको हम वन बाय वन करके समझेंगे। तो हाई रेट ऑफ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की उच्च दर को प्राप्त करना। सरकारी बजटीय नीति का ये केंद्रीय उद्देश्य है कि जीडीपी का रेट हाई होना चाहिए। इसे निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक निवेश व्यय को सरकार जो है निवेश करती है, और जिससे वो जीडीपी का रेट, मतलब जीडीपी को हाई करना चाहती है। और उसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर होता है, वहां पे भी उनको भी प्रोत्साहन देती है टैक्स रिबेट के थ्रू, और उनको भी प्रोत्साहन करती है कि वो भी निजी निवेश को बढ़ाए। तो ये 2 तरीकों से जो है सकल घरेलू उत्पाद की उच्च दर को प्राप्त किया जाता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजटीय नीति के माध्यम से किसी देश की जो सरकार होती है, साधनों का आवंटन किस तरह से करना है, और यहाँ पे होता है कि लाभ भी अधिकतम करना है और इसी तरह सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों के बीच में भी संतुलन बना रहे। मतलब ऐसी चीजें, मतलब जो हमारे साधन है, वो ऐसी चीजों के अंदर आवंटित होनी चाहिए जो सामाजिक कल्याण को करे। मतलब जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे शराब है, सिगरेट है, उनके जो उत्पादन होता है उसके ऊपर ज्यादा कर लगाए जाते हैं।
तो मतलब सरकार साधनों के आवंटन को इस तरह से निर्देशित करती है कि लाभ भी अधिकतम कम हो और सामाजिक कल्याण भी जो है उसका भी जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त बना रहे, दोनों के बीच में जो है संतुलन बना रहे। सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान एक बाजार अवस्था में मांग तथा पूर्ति शक्तियों के द्वारा, देखो जो कई बार क्या होता है कि जैसे बाजार अर्थव्यवस्था है जिसमें हर चीज जो होती है मांग तथा पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो चीजें लोगों को चाहिए होती हैं, पब्लिक को चाहिए होती हैं, तो वो बाजार अर्थव्यवस्था में मांग तथा पूर्ति शक्ति अनुमति नहीं देती। सार्वजनिक वस्तु के प्राप्त उत्पादन की अनुमति नहीं देती। ये वो वस्तुएं होती हैं जो लोगों की सामूहिक आवश्यकता को संतुष्ट करती है, जैसे कि देश का कानून तथा प्रशासन तथा सुरक्षा। तो ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो सरकार जो है यहाँ पे जो धन होता है उसको बजटीय आवंटन के माध्यम से इन वस्तुओं का प्रावधान करती है ताकि जनता को सफिशिएंट मात्रा के अंदर ये चीजें जो है आसानी के साथ उपलब्ध हो सके। आय और संपत्ति का पुनर्वितरण। सरकारी बजट से सरकार टैक्स तथा आर्थिक सहायता संबंधी व्यापक नीतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति के बंटवारे में सुधार लाने हेतु सरकार टैक्सेशन, आर्थिक सहायता के उपकरणों का उपयोग करती है। संपत्ति तथा आय का न्यायपूर्ण बंटवारा जो होता है ये हमें बताता है कि सामाजिक न्याय हो रहा है। जैसे भारत जो है हमारा, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों का कल्याण हो। आय तथा संपत्ति के बंटवारे में सुधार दो तरीकों से लाया जाता है। जैसे कि धनी वर्ग जो होता है उस पे कर लगाया जाता है और निर्धन वर्ग जो होता है उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। उसी तरह जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं उनको न्यूनतम कीमत पर खाद्य पदार्थ की, मतलब जो उनको खाने पीने की चीजें होती हैं उनको बहुत ही न्यूनतम कीमत पे उनको प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड के द्वारा उनको चीजें जो होती हैं बहुत ही न्यूनतम कीमत पे प्रदान की जाती हैं। रोजगार के अवसर जो है, बजटीय नीति जो होती है, सरकारी उद्यमता कि जैसे सरकार जो होती है वो कई अपने यूनिट्स खोलती है जिसमें निवेश करती है, रोजगार के अवसर जो होते हैं जनता के लिए प्रदान करती है। समाज में निर्धन वर्गों को रोजगार प्रदान करने के लिए जैसे एमजी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना बनाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। संतुलित क्षेत्रीय विकास। बजटीय नीति देश के पिछड़े क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देती है। वहां पे क्या होता है कि लिबरल टैक्स लगाए जाते हैं। जो यूनिट जो होते हैं, अगर पिछड़े क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाती है, जो यूनिट वहां पे लगाए जाते हैं उनको काफी टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं। आर्थिक स्थिरता। बाजार की जो शक्तियों का मुख्य खेल जो होता है व्यापार चक्रों को उत्पन्न करता है, जिसे व्यवसाय चक्र भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कभी मंदी है, कभी तेजी है, तो कभी इन्फ्लेशन है, कभी डिप्रेशन है। तो उसको भी लाने के लिए जो बजट होता है एक महत्वपूर्ण जो है उपकरण है। अब हम देखते हैं बजट की संरचना। बजट के जो घटक है, बजट प्राप्तियां हैं, बजट व्यय है। बजट प्राप्तियों के अंदर आ जाता है राजस्व प्राप्ति, जिसको हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां जिसको हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तथा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट के घटक जो है दो है, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। बजट खर्चा। बजट प्राप्तियां जिसके अंदर होता है कि राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट तथा कैपिटल रिसीट को शामिल किया जाता है। बजट व्यय के अंदर जो इसमें राजस्व व्यय खर्चे और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। बजट के दो व्यापक घटक होते हैं। बजट प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से सरकार की अनुमानित धन प्राप्तियां,
और जिसके अंदर राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां भी शामिल होती हैं। बजट खर्चे के अंदर व्यय के अंदर विकास के साथ-साथ गैर विकास कार्यक्रम से संबंधित अनुमानित खर्चा। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्व प्राप्तियों का मतलब क्या है। सरकार की राजस्व प्राप्तियां वो धन प्राप्तियां हैं जो सरकार के लिए कोई दायित्व पैदा नहीं करती, जो सरकार के लिए कोई लायबिलिटी पैदा नहीं करती। जैसे सरकार जो होता है टैक्स लगाती है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ये सरकार के लिए कोई दायित्व नहीं बनाता, क्योंकि टैक्स जो है कंपल्सरी पेमेंट है, जिसके ऊपर भी लगाया जाता है उसको पे करना पड़ता है, और ये सरकार के लिए कोई भी दायित्व नहीं बनाती। और उसी साथ ही जब कर लगाया जाता है तो सरकार की कोई एसेट भी कम नहीं होती। तो राजस्व प्राप्तियों के 2 फीचर्स होते हैं कि ये प्राप्तियां सरकार के लिए कोई कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी नहीं बनाती। जैसे कर सरकार का एक तरफ अनिवार्य भुगतान होता है और ये कोई उसके लिए लायबिलिटी नहीं बनाती, और सरकार की पर संपत्ति के अंदर भी कोई कमी नहीं आती। जब कर लगाया जाता है, सरकार की कोई भी एसेट के अंदर कमी नहीं आती। परंतु अगर सरकार जैसे मान लो अपना जो सार्वजनिक उद्यम है, उसका कुछ हिस्सा बेचती है, तो वहाँ पे पर संपत्ति में कमी आती है। बट जो रेवेन्यू रिसीट है उसके अंदर 2 फीचर्स होते हैं कि ये प्राप्तियाँ सरकार के लिए कोई लायबिलिटी नहीं बनाती। जैसे कर जो होता है वो राजस्व रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है, और उसी तरह कर लगाने से सरकार की जो एसेट होती है, परिसंपत्ति होती है, उसके अंदर भी कोई कमी नहीं आती। तो जो रेवेन्यू रिसीट है उसके 2 सोर्सेज़ हैं, एक टैक्स रिसीट है, एक नॉन टैक्स रिसीट है। तो कर प्राप्तियां जिसके अंदर आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, उत्पाद शुल्क है, उपहार कर है। गैर कर प्राप्तियों के अंदर जो है फीस है, शीट है, सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त आय है, अनुदान और दान है, विशेष मूल्यांकन है, और इसी तरह 2G स्पेक्ट्रम और 3G स्पेक्ट्रम की बिक्री से आय है, जिसको हम वन बाय वन करके जो है समझेंगे। कर प्राप्तियां, कर जो होता है कि जो सरकार होती है, जैसे जो परिवार है, फर्म है, अन्य संस्थागत इकाइयां हैं, सरकार को दिए जाने वाला ये अनिवार्य भुगतान है। ये जब ये सरकार टैक्स लगाती है तो ये कंपल्सरी पेमेंट होती है जो सरकार को दी जाती है। इसको हम इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं: प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रगतिशील एंड प्रतिगामी कर, मूल्य वृद्धि और विशिष्ट कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम वन बाय वन करके जो है समझेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ टैक्स है। देखो, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रगतिशील कर होता है, ये आय में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो कर की दर भी, टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। इसका जो वास्तविक बोझ होता है वो अमीरों पे होता है, गरीबों की तुलना में अमीरों पे ज्यादा होता है। जैसे जिन लोगों का मान लो 2 लाख से 5 लाख इनकम कैटेगरी के अंदर है, मान लो उनका टैक्स 10% है, पर जो लोग 5 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में आते हैं तो उनका जो टैक्स है वो 15% है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स की जो है एक एग्जाम्पल है। जिनका मतलब 2 लाख से 5 लाख है, जिनका 5 लाख से अबव और 10 लाख तक है, वहां पे टैक्सेशन रेट 15% है। कि जब आप इनकम आपकी बढ़ती है तो टैक्स रेट भी बढ़ जाता है, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रतिगामी कर जो होता है जब वो अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक वास्तविक बोझ डालता है। अमीरों और गरीबों पर जब एक ही समान कर की दर लगाई जाती है तो वो रिग्रेसिव टैक्स प्रतिगामी टैक्स होता है। जैसे मान लो कर की दर 10% है, जो व्यक्ति 1 लाख कमाता है वो 10,000 कर का भुगतान करता है। 10,000 कर का भुगतान देने के बाद उसके पास 90,000 बचता है, जिससे वो अच्छी तरह से गुजारा कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रति माह 5,000 कमाता है, उसके ऊपर 10% जो टैक्स होता है वो ₹500 का होता है। तो उससे उसकी इनकम काफ़ी कम हो जाती है और उसको काफ़ी सारी जो है सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो जो प्रतिगामी टैक्स होता है, इसका गरीबों के ऊपर ज़्यादा वास्तविक बोझ पड़ता है। उसी तरह वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य वृद्धि कर, ये अप्रत्यक्ष कर होता है जो उत्पादन के विभिन्न चरणों में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है। जैसे मान लो आपने 10,000 की मूल्य की चीज़ बनाई है, उसमें 5,000 जो है मध्यवर्ती है, तो 5,000 की वैल्यू एडिशन है, तो उसपे मूल्य वृद्धि जो मतलब जो बेसिकली जितनी मूल्य वृद्धि होती है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है।
ये उत्पाद के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। जीएसटी जो है मूल्य वृद्धि कर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विशिष्ट कर स्पेसिफिक टैक्स जो होता है जो किसी वस्तु, उसकी इकाई, आकार, वजन के आधार पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर जिसका अंतिम भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर लगाया जाता है। ऐसे कि यहाँ पे जिस वक़्त जैसे मेरे पे टैक्स लगाया गया है तो वो मुझे ही देना पड़ेगा, उसका भार भी मुझ पे ही होगा। मैं किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। यहाँ पे कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर हम नहीं डाल सकते। अप्रत्यक्ष कर जिसका आरंभिक भार या प्रभाव एक व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन वो दूसरे पे उसको डालने में सफल हो जाता है। जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी जो होता है पहले जैसे मान लो वो जो है शॉपकीपर देता है, लेकिन बाद में वो कस्टमर से रिकवर कर सकता है। उसका लगा मतलब उसका अंतिम भार जो होता है वो दूसरे पे ट्रांसफर हो सकता है। अब हम देखते हैं गैर कर प्राप्तियां। गैर कर प्राप्तियां वो प्राप्तियां हैं जो अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं, जैसे कि फाइन जो है सरकार के लोगों को फीस है ये, सॉरी शुल्क नहीं है ये, फीस है। शुल्क सरकार जो है, जो लोग जो होते हैं सरकार की सेवाओं को यूज़ करने के बदले में फ़ीस प्रदान करते हैं। ये वाणिज्यिक सेवा के लिए कीमत नहीं है, ये प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं के लिए भुगतान है। जैसे हमने भूमि पंजीकरण शुल्क, जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क, पासपोर्ट शुल्क, न्यायालय शुल्क। जुर्माना, फाइन, ये कानून तोड़ने वालों द्वारा मतलब जो लोग कानून तोड़ते हैं, तो सरकार उन पे लगाती है। इसका उद्देश्य जो होता है राजस्व अर्जित करना नहीं है, बल्कि लोगों को कानून के प्रति सम्मानपूर्वक बनाना है, जैसे चालान कट जाता है। एस्टीट जो होता है राज्य की उस आय को स्तर्भित करता है जो लोगों द्वारा बिना किसी कानून मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी छोड़ जाता है लेकिन उसका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं होता, तो ये जो होती है, ये आय जो होती है उस संपत्ति से उत्पन्न होती है कि जो लोग बिना किसी कानूनी उत्तराधिकार के छोड़ जाते हैं। विशेषकर ये वो भुगतान होता है जो उन संपत्तियों के मालिकों द्वारा पे किया जाता है, जिनका मूल्य सरकार की विकासात्मक गतिविधियों के कारण बढ़ जाता है। और उसी तरह जो सरकार के उद्यम होते हैं, वहाँ से जो लाभ प्राप्त होता है, वो भी राजस्व का स्रोत होता है। उसी तरह 2G, 3G स्पेक्ट्रम की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है और उसी तरह क्या होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, उस दौरान क्या होता है कि लोग सरकार को जो अनुदान और दान देते हैं, वो भी सरकार को जो होती है टैक्स की मतलब नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं।